नमस्कार साथियों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीए फर्स्ट ईयर के लिए भूगोल का ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बीए फर्स्ट ईयर का वन वीक सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में 11वें सवाल से अपनी क्लास स्टार्ट होगी। 1 से लगाकर 10 सवालों तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट का वीडियो है जिसमें 1 से लगाकर 10 सवालों तक अध्ययन किया था। आज की क्लास 11 से लेकर चलेगी। पहला सवाल है फिलामेंट। फिलामेंट ये सूर्य से निकलने वाला पदार्थ है जिसे फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं एक बार फिलामेंट क्या है। एक विशाल तारा निहारिका अर्थात वर्तमान सूर्य के पास से गुजरने लगा। इस तारे एक विशाल तारा निहारिका अर्थात वर्तमान सूर्य के पास से गुजरने लगा। इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के पदार्थ में ज्वार उत्पन्न हुआ और परिणाम स्वरूप सूर्य में से एक पदार्थ बाहर निकला जिसे ज्वारीय पदार्थ कहा जाता है। कुल मिलाकर यही है ज्वारीय पदार्थ यानी कि फिलामेंट। ये सूर्य की गर्मी के कारण निकलने वाला ज्वारीय पदार्थ होता है, उन्हें फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्षतिपूर्ति तल। क्षतिपूर्ति तल क्या होता है? क्षतिपूर्ति तल क्या होता है कि ये समस्थिति के सिद्धांत के अनुसार सभी भू आकारों का भार है वो अंत स्तर में एक रेखा के सहारे समान होता है। इस समभार तल रेखा को क्षतिपूर्ति या समोतल तल के नाम से जाना जाता है। एक बार इसे हम समझ लेते हैं कि क्षतिपूर्ति तल क्या होता है। दोस्तों देखिए, क्षतिपूर्ति तल है वो समस्थिति के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी भू आकार है, अलग अलग आकारों के भू आकार पर जो भी भौतिक तत्व पड़े हैं उनका भार है वो अंत स्तर पर यानी कि पृथ्वी के तल पर, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको कि पृथ्वी के तल पर जो भी घोड़ा गाड़ी मकान मनुष्य आदि का भार है, भौतिक तत्वों का जो भी भार है उनका भार एक सम स्थल के तल पर अंत स्थल में एक रेखा पर क्या बता रहा है, अंत स्तर की एक रेखा के सहारे समान होता है। यानी कि इस अंत स्तर की ये रेखा है, ये इसके सहारे ये भौतिक तत्व एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, यानी समान भार होता है इन सारे के सारे भूतल पर। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं भूसनति। भूसनति क्या है? मोड़दार पर्वतों का निर्माण है वो ऐसे सिलसिले किंतु लंबे संकरे समुद्र में होता है। मोड़दार पर्वत होते हैं उसका निर्माण है वो ऐसे सिलसिले किंतु लंबे संकरे समुद्र में होता है जिसमें तलसटी जमा होता रहता है। जिसमें क्या होता है, ऐसे समुद्रों में होता है, ऐसे सिलसिले और लंबे समुद्रों में होता है जहां पर तलसटी जमा होता रहता है। ऐसे सिलसिले समुद्र को भूसंति या फिर भू अभिनीति के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है लोयस क्या है? लोयस पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? लोयस क्या? पवनों द्वारा वायु द्वारा उड़ाई गई धूल है उसके निक्षेप से निर्मित जमाव होता है, जो भी जमाव होता है उसे लोयस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अफसोस और उपसोर में क्या फर्क है? अफसोर पृथ्वी के सूर्य से सर्वाधिक दूर होने की स्थिति को अफसोर कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य से सर्वाधिक दूर होने की स्थिति होती है उसे अफसोर कहा जाता है, और पृथ्वी के सूर्य से सर्वाधिक निकट होने की स्थिति को उपसोर के नाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं, समझ गए होंगे। अगला है लाल मृत्तिका क्या है? लाल मृत्तिका मुख्यतः ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त पदार्थों के विघटन अथवा उसके रासायनिक क्रियाओं द्वारा सही से बनती। लाल मिट्टी या फिर लाल मृत्तिका है वो मुख्यतः ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त पदार्थों के विघटन यानी कि पदार्थों के ज्वालामुखी से उत्पन्न पदार्थों का विघटन अथवा रासायनिक क्रियाओं द्वारा उसके सह से जो मिट्टी बनती है उसे
लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मृतिका क्या होती है? ये लाल मृतिका हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि लाल मृतिका ज्वालामुखी से जो भी पहाड़ बनते हैं उन पहाड़ों के उद्गारों से प्राप्त पदार्थ होते हैं। पहाड़ों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसका विघटन होता है, छोटे छोटे कण होता है, उसका विघटन नदियों के माध्यम से रगड़ रगड़ कर जाने से उसका विघटन होता है अथवा उसके रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्षय होता है। प्राय यह सभी महासागरों में पाई जाती है, लेकिन इसका जमाव 2700 फेदम से अधिक गहरे भागों में होता है। मैंने अभी कहा कि इसका निर्माण, लाल मृतिका का निर्माण मुख्य रूप से नदियों में होता है, क्योंकि नदियों में छोटे छोटे कण ज्यादा देर तक एक ही दिशा में रगड़ने के कारण नदियों ऊपर से जैसे ही नीचे झरने आते उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी आते, वो धीरे धीरे आते आते एक मृदा का रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि मृदा का रूप धारण कर लेने से उसमें रासायनिक क्रिया हो जाती है या फिर उसका विघटन हो जाता है और एक लाल मृतिका बन जाती है, और ये महासागरों में पाई जाती है और 2700 फेदम गहरे समुद्रों में ये पाई जाती है। बृहद तथा लघु ज्वार। बृहद तथा लघु ज्वार क्या है? बृहद ज्वार प्रत्येक पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य तीनों के एक सीध में आ जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सागरीय जल में जब अधिक उठाव आता है उसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार क्या होता है? बृहद या फिर दीर्घ ज्वार क्या होता है? प्रत्येक पूर्णिमा, हर पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन पृथ्वी और चंद्रमा एवं सूर्य, इन तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य इन तीनों का एक सीध में आ जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा सागरीय जल में जो अधिक उठाव आता है, इन तीनों के, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में आ जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादातर अधिक ऊपर खींचता है, जिसके कारण समुद्रों में उठाव आता है। इसे दीर्घ ज्वार के नाम से जाना जाता है। अगला है लघु ज्वार, यानी कि जब समुद्र ऊपर उठ के नीचे दबता है तो उसे लघु ज्वार कहते हैं, यानी लघु ज्वार यानी छोटा ज्वार। ठीक है। प्रतिमाह शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सप्तमी, प्रतिमाह हर महीने शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय स्थिति में आते हैं। कौन सी स्थिति में? समकोणीय स्थिति में आते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पाद बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण लघु ज्वार आते हैं। यानी कि इन तीनों का समकोण में आ जाता है, 90 डिग्री की कोण की स्थिति में इस प्रकार आ जाते हैं। ये इस प्रकार की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आ जाते हैं, जिसके कारण सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पाद यानी नीचे दबने के बल से एक दूसरे के विपरीत, पृथ्वी आकाश की ओर जाएगी और पृथ्वी की ओर जाएगी, यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एकदम नीचे दबेगा, यानी कि पानी ऊपर उठने के बाद नीचे दबेगा, तो उसे लघु ज्वार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, है जींस तथा जेब्रे। सवाल है जींस तथा जेब्रे की पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो परिकल्पना है उसके बारे में लिखना है। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जींस तथा जेफ्रे ने बताया था। इन्होंने किस आधार पर बताया? जींस और जेफ्रे ने ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। तो देखते हैं किस प्रकार हुई। ज्वारीय सिद्धांत पर आधारित ये परिकल्पना, ज्वारीय सिद्धांत पर आधारित ये पृथ्वी उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना है वो 1919 में जींस के द्वारा प्रस्तुत की गई और इसे हैरोल्ड जेफ्रे ने 1926 में संशोधित किया। ये वैसे लिखना कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन अपनी भाषा लिखनी, भाषा कॉलेज एग्जाम बीए सेकेंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण है। सूर्य से कई गुना बड़ा तारा किसी कारणवश सूर्य के निकट आया। सूर्य की ओर किसी कारणवश सूर्य बहुत ही बड़ा तारा है वो सूर्य के निकट आया। इस विशाल तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से सूर्य से एक ज्वार उत्पन्न हुई। ज्यों ज्यों यह विशाल तारा सूर्य की ओर आता गया त्यों त्यों ज्वार का आकार बढ़ता गया। जब यह तारा सूर्य के बहुत निकट आ गया तो ज्वारीय भाग का पदार्थ अलग हो गया, सूर्य से अलग हो गया। जो ज्वाला निकल रही थी सूर्य से वो अलग हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वो विशाल बहुत बड़ा तारा निकट आ रहा था और तारे के निकट आने से
ज्वारीय भाग है वो अलग हो गया। सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक और सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक और से तो सूर्य और दूसरी ओर से उस विशाल तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव पड़ा, जिससे उसका आकार है वो सिगाकार का रूप धारण कर लिया। मैं अभी इसको एक पेज पर लेकर मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप रुकेगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अर्थात तो यह 20 में से मोटा हो गया तथा किनारों पर संकरा हो गया। तारे के दूर जाने पर तारे की आकर्षण शक्ति कम हो गई। तारे के दूर जैसे ही तारा दूर गया तो आकर्षण शक्ति है वो कम हो गई और यह ज्वारीय पदार्थ तारे के पीछे अधिक दूरी तक नहीं जा सका। सूर्य से दूर होने के कारण यह सूर्य में भी वापस नहीं जा सका। आकर्षण सिद्धांत के अनुसार यह ज्वारीय पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिकल्पना करने लगा और सिगार के अंदर एक पदार्थ तीव्रता से ठंडा हुआ और इसमें गांठें बन गई। वो सिगार था, वो ज्वाला का रूप था, उसके अंदर गांठें बनी और ये गांठें वो किसमें परिवर्तित, ग्रहों के रूप में परिवर्तित। वो शिकार के आकार का ज्वाले थी, ज्वाला में गांठें बनी और गांठें वो अलग अलग ग्रहों में परिवर्तित होगी और वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगी। इसको एक पेज पर लेकर हम समझते हैं। जीन्स तथा जेफरी की परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इस प्रकार थी। हम समझते हैं कि सूर्य से कई गुना बड़ा, ये सूर्य है, सूर्य से कई गुना बड़ा तारा यानी कि पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य के निकट आया, किसी कारणवश सूर्य के निकट आया, इस तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से एक ज्वार उठा। या क्या उठ रहा है? ज्वार उठ रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस आकर्षण के कारण सूर्य से एक ज्वार उठा यानी ज्वाला उठी। जो यह विशाल आकार का तारा यानी कि पृथ्वी विशाल आकार का तारा सूर्य के निकट आता गया, त्यों त्यों ज्वार का आकार है वो बढ़ता गया। जैसे ही ये आकर्षण बढ़ा, पास में आएगा आकर्षण बढ़ेगा तो ये ज्वार है वो बढ़ती यानी लंबी होती गई। जब यह तारा सूर्य से बहुत निकट आ गया, ये तारा है वो सूर्य के बहुत निकट गया, बिल्कुल कम गैप रहा, तब ये पदार्थ है, ये ज्वारीय पदार्थ है वो सूर्य से अलग हो गया। ये ज्वारीय पदार्थ सूर्य से अलग हो गया यानी कि इस प्रकार हो गया। और सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक और सूर्य तथा दूसरी ओर विशाल तारे, एक और तो सूर्य का ताप और दूसरी ओर विशाल तारे यानी इस पृथ्वी का प्रभाव पड़ा, जिससे इसका इन दोनों ये बीच में आ गया यानी इसका प्रभाव इधर पड़ा और इसका प्रभाव इधर पड़ा। इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा यानी ये 20 में से मोटा हो गया और इसने किसका रूप लिया? सिगार का रूप ले लिया। अर्थात यह 20 में से मोटा हो गया तथा किनारों पर संकरा है। किनारों पर तो संकरा हो गया लेकिन 20 में से मोटा गया, कारण कि इसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा तो ये 20 में से मोटा और किनारों पर संकरा हो गया। तारे के दूर जाने पर जैसे ही ये पृथ्वी है वो पहले तो निकट आई और बाद में जैसे ही दूर गई, पृथ्वी दूर हो जाने के कारण इसका आकर्षण था इधर खींचने का वो कम हो गया और यह ज्वारीय पदार्थ तारे के पीछे अधिक दूरी तक नहीं जा सका। ये इधर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ये इधर खींच रहा है इसको, इस जो भी ज्वाला इस ज्वाला को ये पृथ्वी है वो इधर खींच रही है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इधर खींच रही है। ठीक है, इधर खींचेगी तो ये काफी दूर तक नहीं गया, थोड़ी दूर तक ये चला यानी कि ये यहां पर आ गया। ठीक है, ये यहां पर आ गया, ये ज्वाला इसके कारण यहां पर आ गई, लेकिन ये पृथ्वी और दूर चली गई लेकिन ये पीछे रह गया यानी बीच में नहीं जा सका। इसके पीछे सूर्य से दूर हो जाने के कारण यह सूर्य में वापिस नहीं, इस पृथ्वी ने इसको इधर खींचा यानी कि ये पदार्थ तो सूर्य से भी दूर चला गया और ये भी दूर चला गया यानी ये बीच में आ गया। ये आकर्षण सिद्धांत के अनुसार
ज्वारीय पदार्थ सूर्य के चारों ओर आकर्षण सिद्धांत, इस सूर्य का आकर्षण सिद्धांत था, इस आकर्षण सिद्धांत के कारण, इस सूर्य के आकर्षण सिद्धांत के कारण सूर्य के चारों ओर परिकल्पना करने लगा। ये ज्वाला है वो बीच में लटक गई, तो सूर्य का आकर्षण था, इस आकर्षण के कारण सूर्य के चारों तरफ परिकल्पना करने लगा। और जैसे ही ठंड बढ़ी, पदार्थ तीव्रता से, इसकी पदार्थ जैसे ही घुमा, चक्कर में चढ़ा, तो ये ठंडा हुआ और उसमें गांठें बन गई। ठंडा होने के कारण इसमें गांठें बन गई, ये बड़ी बड़ी गांठें बन गई, छोटी 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 9 गांठें बन गई। एक तो खत्म होगी, लेकिन 9 ग्रह कितने, पहले 9 थे, अब 8 हो गए, कारण एक वो किसी कारणवश नष्ट हो गया, अब 8 ग्रह, ऐसे ऐसे 8 टुकड़ों में बढ़ गए, और 8 टुकड़े हैं वो अपनी 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 कक्षाओं में चक्कर काटने लगे, ठीक है, और ग्रहों का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने लगे। और ग्रहों के पदार्थ पर सूर्य के आकर्षण प्रभाव, ग्रहों के ये पदार्थ था, इसमें सूर्य का आकर्षण हुआ और ज्वाला उत्पन्न हो गई, ज्वारा उत्पन्न होगी और ज्वार उत्पन्न हो गया, और ग्रहों के इस ज्वारीय पदार्थ से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। इन ग्रहों के ज्वारीय पदार्थों में आकर्षण हुआ और इससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। आप समझ गए होंगे, एक बार वीडियो रिपीट करके भी देख लेना कि किस प्रकार ये सिस्टम हुआ। ये ग्रहों का निर्माण के बारे में बता रहा है, किसने बताया, जीन्स और फेब्रे के द्वारा बताया गया। पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना की गई। 8 ग्रहों में से पृथ्वी पर जीवन संभव है, बाकी पर नहीं है, आप सभी जानते हैं। अगला सवाल लेते हैं। सवाल बोल रहा है कि ज्वारीय प्रक्रिया, ज्वार प्रक्रिया क्या है? ज्वार प्रक्रिया, इस ज्वार की प्रक्रिया को किस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्र तल सदा के लिए स्थिर नहीं रहता। समुद्र का तल है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसका तल है, वो सदा के लिए स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर नीचे उठता है, एक बार ऊपर उठता है, दिन में 2 बार हो नहीं, एक बार ऊपर उठता है समुद्र का जल, एक बार नीचे बैठता है, नीचे बैठता है। समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने, समुद्र का जल जैसे ही ऊपर उठता है तो उसे ज्वार के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही समुद्र का जल है वो नीचे बैठता है, यानी उसे भाटा के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने नाम सुना होगा ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के ऊपर उठने की क्रिया है। दिन में समुद्र 2 बार ऊपर नीचे होता है, ओके। तो समुद्र के ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार के नाम से जानते हैं और समुद्र के नीचे बैठने की प्रक्रिया को भाटा के नाम से जाने जाते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पड़ती है। ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, ये बता रहा है कि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक आपस में, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की पारस्परिक आपस में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संपूर्ण पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा की ओर खींचती है। इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण संपूर्ण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा को अपनी ओर संपूर्ण पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, और इस खिंचाव के कारण इसका प्रभाव है वो जल पर अधिक पड़ता है। और सूर्य का आकार चंद्रमा से 3 अरब गुना अधिक है। सूर्य का आकार चंद्रमा से 3 अरब गुना अधिक है, परंतु सूर्य पृथ्वी से चंद्रमा की अपेक्षा 300 गुना दूर स्थित है। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी है वो 300 गुना अधिक दूरी पर, यानी कि चंद्रमा है वो सूर्य के नजदीक है और पृथ्वी है वो 300 गुना अधिक दूरी पर स्थित है। इसलिए चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य को बल से 2.7 गुना अधिक है। यही सवाल क्या पूछ रहा है कि ज्वार की प्रक्रिया, एक दिन में समुद्र का जल 2 बार ऊपर नीचे बैठता है, ठीक है। ऊपर उठने को ज्वार और नीचे बैठने को भाटा कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये होता है, और इस गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे अधिक पड़ता है, जल पर अधिक पड़ता है। ये आपस में जो भी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा का आकर्षण हुआ उसका प्रभाव ज्यादातर जल पर पड़ता है, और इस जल पर पड़ने के कारण ये होता है
ये आप नॉर्मल जानकारी रख सकते हैं कि सूर्य का आकार चंद्रमा से 3 अरब गुना बड़ा है, और ये एक्स्ट्रा जानकारी, लेकिन मेन फैक्ट तो यहाँ पर था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, वायुमंडल की प्रमुख गैसों के नाम लिखिए। वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी, आप सभी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। देख लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। वायुमंडल में गैसों को पूछा, आप सभी जानते हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारी गैसें। तो वायुमंडल की प्रमुख गैसें, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो सबसे अधिक है। यह समूह से वायुमंडल के आयतन का 78.0% है वो भाग है। आप सभी जानते हैं, जैसे अपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन की मात्रा है वो वातावरण में सबसे अधिक है। कितनी है? 78.03% इसकी मात्रा है। दूसरे स्थल भाग पर ऑक्सीजन है। दूसरे भाग पर कौन सा है? इसके बाद में नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कि वायुमंडल के 20.99% कितना है? 20.99% है, आयतन में फैला हुआ है। इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% आयतन घेरे हुए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन कितना है वायुमंडल में? 99%। अन्य गैसें भी है, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लेते हैं अंदर खींचते श्वास, कौन सा? ऑक्सीजन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन गैस आप सभी ने नाम भी सुना होगा। ओके, इन गैसों के नाम याद कर लेना। और किसकी कितनी मात्रा? नाइट्रोजन की मात्रा आप सभी जानते हैं 78.03%, ऑक्सीजन की मात्रा आप सभी जानते हैं 20.99%, और इन दोनों का आयतन कितना है पूरे पृथ्वी में? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पूरा कितना है? 99%। और बाकी गैसों के नाम याद करना है, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, प्रशांत महासागर की धाराओं के नाम लिखिए। प्रशांत महासागर की धाराओं के नाम, अति महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। धाराओं के अध्ययन की दृष्टि से प्रांत महासागर को ऊपरी तथा दक्षिणी प्रांत महासागर में बांटा गया है। प्रांत महासागर की धाराओं के बारे में लिखना है अध्ययन के दृष्टिकोण से, ऐसे कि अपने धाराओं के नाम। उत्तरी प्रशांत की धारा है, कौन सी धारा है? उत्तरी प्रशांत की धारा है। उत्तरी भाग में जो धाराएं हैं उसके बारे में उत्तरी प्रशांत की धारा है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं एग्जाम में। उत्तरी विषुवतीय धारा, म्यूरो शिवो की गर्म धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, म्यूरो शिवो की धारा, उत्तरी प्रशांत की गर्म धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात आलस्का धारा, कौन सी धारा? आलस्का धारा, आयोसीओ ठंडी धारा, ओकोटस्क की ठंडी धारा, या फिर म्यूराइल धारा, कौन सी धारा? म्यूराइल धारा। एक बार पुनः उत्तरी प्रांत की धाराओं को देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतीय धारा, म्यूरोशिवो की गर्म धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, म्यूरोशिवो की गर्म धारा, उत्तरी प्रांत की गर्म धारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, आलस्का धारा, कौन सी धारा? अलास्का धारा, आयोसीओ की ठंडी धारा, ओकोटस्क की ठंडी धारा, म्यूराइल धारा, कौन सी धारा? म्यूराइल धारा। अगला है, दक्षिण प्रांत महासागर की धारा कौन कौन सी? दक्षिण प्रांत की महासागर की धारा, दक्षिण विषुवतीय गर्म धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा, दक्षिण प्रांत धारा, मेरू ठंडी धारा, और विरुद्ध विषुवतीय धारा, मेरू ठंडी धारा, दक्षिण प्रांत धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। आप सभी इन धाराओं के बारे में तो जानते ही होंगे। वैसे ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो ज्योग्राफी के बारे में तो अच्छी तरह के जानते होंगे। धाराओं को तो पढ़ा ही होगा, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए, अच्छा होगा पेपर भी।
चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं अगले सवालों के साथ में। आज की क्लास ज़्यादा तो फिर लंबी हो जाएगी, आप भी देख नहीं हो पाओगे। अन्य भी कंपटीशन की एग्जाम की आप तैयारी के कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन 1 वीक सीरीज पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपके सामने इसी प्रकार बीए सेकंड ईयर की 1 वीक सीरीज प्रस्तुत करता रहूंगा, तो आप 20-20 मिनट, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास से छोटी-छोटी क्लासें लेते रहिए, ताकि आप अपने कॉलेज एग्जाम को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट अच्छे अंकों से पास कर पाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में जा सकते हैं। धन्यवाद।